इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक ऐसी कहानी है जो सच में किसी डेविड और गोलियत के महाकाव्य से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसे शुरुआत में कोई घास भी नहीं डालता था, उसने आखिर इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गजों को कैसे धूल चटाई। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प सोर्स मटेरियल के जरिए समझेंगे कि कैसे एक अंडरडॉग ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के टॉप पर अपना कब्जा जमा लिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब BYD ने पहली बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उनका स्वागत तानों और हंसी से हुआ था। लोग खुलेआम कहते थे, भाई क्या तुमने उनकी गाड़ी देखी है? इंडस्ट्री के दिग्गज उन्हें एक मजाक की तरह देखते थे, जिनकी ना तो डिजाइन अच्छी थी और ना ही तकनीक। पर कमाल की बात देखिए, यही हंसी आगे चलकर उन्हीं लोगों पर भारी पड़ने वाली थी। क्योंकि वो हंसी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। जरा इस ग्रोथ पर नजर डालिए। 2021 में जहां कंपनी का रेवेन्यू करीब $32.75 बिलियन था, वहीं 2024 आते आते ये आंकड़ा एकदम चमत्कारी रूप से $118 बिलियन के विशाल माइलस्टोन को पार कर गया। इसने पूरी मार्केट को हिलाकर रख दिया और साबित कर दिया कि वो अब कोई अंडरडॉग नहीं रहे, बल्कि एक ऐसा पावर हाउस बन चुके हैं जिसने टेस्ला को भी टॉप ईवी विक्रेता की कुर्सी से उतार फेंका है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा इनके फाउंडर्स का अंतर है। एक तरफ है एलन मस्क, जो एक बेहद करिश्माई टेक की दुनिया के सुपरस्टार और विजनरी अरबपति हैं, और ठीक उनके सामने है BYD के फाउंडर वांग चुआनफू। वांग एक बिल्कुल साधारण से सरकारी कर्मचारी थे, जिनका न तो ऑटो इंडस्ट्री से कोई लेना देना था और ना ही उनके पास कोई टेक बैकग्राउंड था। यही बात इस अंडरडॉग स्टोरी को और भी खास बनाती है। चलिए जल्दी से इनके सफर पर एक नजर डालते हैं। 1995 में एक बहुत ही छोटी सी निकल कैडमियम बैटरी फैक्ट्री से शुरुआत हुई। 2002 आते आते इन्होंने बैटरी मार्केट के 31% हिस्से पे अपना कब्जा जमा लिया। फिर 2020 के पैंडेमिक में एक कमाल का स्ट्रेटेजिक बदलाव आया और देखते ही देखते 2024 में ये दुनिया के सबसे बड़े ईवी सेलर बन गए। अब मैं चाहता हूं आप इस आंकड़े को देखें, $24.38। 1995 में चीन में एक महीने की न्यूनतम मजदूरी बस इतनी ही थी, जबकि ठीक उसी वक्त जापान में ये लगभग $189 थी। तो वैंग ने क्या किया? जहां बाकी जापानी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों में महंगे रोबोटिक्स पर पैसा पानी की तरह बहा रही थीं, वैंग ने इस सस्ते मानवीय श्रम का फायदा उठाया। महंगे रोबोट्स की जगह उन्होंने इंसानी हाथों से चलने वाले सिंपल सिस्टम्स बना डाले। और यहीं से जन्म हुआ फ्रूगल इंजीनियरिंग, यानी किफ़ायती इंजीनियरिंग का। इसे समझने के लिए वोंग की एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। उनका मानना था, अगर चलते वक्त पैरों को गंदा होने से बचाना है तो क्या पूरी दुनिया में कालीन बिछाओगे या बस जूते पहन लेना बेहतर समझोगे? ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यापारिक सोच है जिसने इस कंपनी की नींव को एक अलग ही मजबूती दी। और ये सोच कितनी ब्रिलियंट थी, इसका सबसे बड़ा सबूत था उनका क्लीन बॉक्स। देखिए, बैटरी बनाने के लिए आमतौर पर एक बहुत बड़ा और महंगा डस्ट प्रूफ क्लीन रूम बनाना पड़ता है, पर BYD ने क्या किया? उन्होंने एक छोटा, पारदर्शी और प्रेशराइज्ड ग्लव बॉक्स बना दिया। वर्कर्स बाहर से दस्ताने पहनकर बैटरी असेंबल कर लेते थे। इस एक छोटे से इनोवेशन ने उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सीधे 70 से 80% तक गिरा दी। लेकिन सच कहूं तो बैटरी से गाड़ियां बनाने का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। BYD का एक ऐसा दर्दनाक दौर भी था जिसे लाफिंग स्टॉक एरा कह सकते हैं। पूरे 10 साल तक इन्होंने ऐसी गाड़ियां बनाई जिनमें हर तरह की मैकेनिकल दिक्कतें थी। दरवाजे तक ठीक से बंद नहीं होते थे और डिजाइन के नाम पर वो सीधे सीधे टोयोटा कोरोला की नकल लगती थी। ये वो दौर था जब वास्तव में पूरी दुनिया उन पर हंस रही थी। पर असली लीडर की पहचान तो बुरे वक्त में ही होती है ना? यहाँ सामने आता है कॉकरोच एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब एक ऐसे लीडर से है जो संकट के वक्त डर कर छिपने के बजाय जिंदा रहने और आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। 2020 की वैश्विक महामारी के दौरान जब पूरी ऑटो इंडस्ट्री बंद पड़ गई थी, वांग का यही सर्वाइवल माइंडसेट उनके काम आया। और उस माइंडसेट का नतीजा देखिए, $643 मिलियन का भारी भरकम मुनाफा। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? 2020 का ये प्रॉफिट एक भी गाड़ी बेचकर नहीं आया था। जैसे ही गाड़ियों की सेल रुकी, वांग ने तुरंत अपनी फैक्ट्रियों को फेस मास्क बनाने के लिए रीपर्पस कर दिया। कुछ ही हफ्तों के अंदर BYD अचानक से दुनिया की सबसे बड़ी फेस मास्क निर्माता कंपनी बन गई। संकट को अवसर में बदलना इसे ही कहते हैं। तो महामारी के इस संकट से निकलने के बाद आखिर उन्होंने गोलियत यानी टेस्ला को पछाड़ा कैसे? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं: लागत, R&D
और डिजाइन। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए कि R&D ने कैसे पूरा खेल बदल दिया। एक बहुत ही कड़ा नेल पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। जहां पारंपरिक बैटरियां 500 डिग्री सेल्सियस पर आग पकड़ लेती थीं, वहीं BYD की ब्लेड बैटरी बिना किसी आग या धुएं के सिर्फ 30 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच बिल्कुल सुरक्षित रही। सेफ्टी के मामले में ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और इस तकनीकी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा और थोड़ा आयरॉनिकल नतीजा हमें 2024 में देखने को मिला। जिस टेस्ला ने एक जमाने में BYD का मजाक उड़ाया था, उसने खुद आधिकारिक तौर पर माना कि BYD की बैटरियां बेहतर और सुरक्षित हैं। और तो और उन्होंने अपनी खुद की गाड़ियों को पावर देने के लिए BYD से ही बैटरियां खरीदनी शुरू कर दी। सोचिए, डेविड अब खुद गोलियत का सप्लायर बन चुका था। कॉस्ट के मामले में भी BYD ने टेस्ला को पूरी तरह से आउटस्मार्ट कर दिया। अब आप खुद देख लीजिए, चीन में BYD सील लगभग $15,270 में मिल रही थी, जबकि टेस्ला मॉडल 3 की कीमत $36,278 थी। ये जमीन आसमान का अंतर इसलिए आया क्योंकि BYD माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ खुद करता था, जिसे फुल वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, और ऊपर से उन्हें लोकल सब्सिडीज का भी पूरा फायदा मिला। इसके अलावा उनकी एक और मास्टर स्ट्रोक रणनीति थी PHVs, यानी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस करना। इनमें एक छोटी बैटरी के साथ साथ गैस इंजन का बैकअप भी होता है। इससे न सिर्फ उनकी बैटरी कॉस्ट 20 से 30% तक कम हो गई, बल्कि छोटे शहरों में लोगों की रेंज एंग्जाइटी, यानी रास्ते में बैटरी खत्म होने का डर भी बिल्कुल खत्म हो गया। इस विशाल सफलता को समझने के लिए हमें चीन की डेमोग्राफिक्स को समझना होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चीन के सबसे अमीर टियर 1 में सिर्फ 23 मिलियन लोग हैं, वहीं टियर 3 और टियर 4 जैसे मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स में करीब 1 बिलियन से ज्यादा लोग आते हैं। ये एक ऐसा बहुत बड़ा मार्केट था जहां लोग महंगी गाड़ियां अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो असल खेल क्या हुआ? टेस्ला अपनी महंगी गाड़ियों के कारण सिर्फ लगभग 265 मिलियन लोगों के मार्केट तक ही सिमट कर रह गया। पर BYD अपनी सस्ती हाइब्रिड्स और बेस मॉडल्स के दम पर उनकी पहुंच 758 मिलियन लोगों तक बन गई। उन्होंने अमीर शहरों से बाहर निकलकर सीधे तौर पर उस विशाल आबादी को अपना ग्राहक बना लिया जहां टेस्ला पहुंच ही नहीं सकती थी। तो इस पूरे शानदार सफर से बिजनेस की दुनिया को 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, प्रसिद्धि के पीछे भागने से पहले एक ऐसा बिजनेस बनाइए जो लगातार पैसा दे सके। दूसरा, इनोवेशन का मतलब हमेशा महंगी तकनीक नहीं होता। कभी-कभी क्लीन बॉक्स जैसी साधारण तरकीब ज्यादा प्रभावी होती है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जब दुनिया आप पर पत्थर फेंके तो शिकायत करने के बजाय उन्हीं पत्थरों से अपना महल खड़ा कर लीजिए। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ समेटते हैं। कॉकरोच एंटरप्रेन्योर का ये संकट में सरवाइव करने वाला माइंडसेट और सीमित संसाधनों में बेजोड़ काम करने वाली फ्रूगल इंजीनियरिंग आखिर कैसे किसी भी नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को एक ग्लोबल एम्पायर में बदल सकती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब कोई किसी छोटे विचार पर हंसे तो वो अगले दौर का नया इतिहास लिख रहा हो।